ग्वालियर से संघप्रिया गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से तन्मय हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से निकिता राधा मंडलोई हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी में और सबसे पहले बहुत बधाई, आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। साथ में आपके फैमिली मेंबर्स को भी बधाई देना चाहते हैं क्योंकि एक अलग सपोर्ट उनकी तरफ से भी आपको मिला। कड़ी मेहनत है, वो रंग भी लेकर आई है। निकिता, सवाल यही है आपसे कि हर किसी के साथ एक ऐसी घड़ी आती है जब आप पढ़ते पढ़ते निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि शायद ये हमारी फील्ड नहीं है। सबके साथ होता है क्योंकि जब आप मान लीजिए 11th-12th में भी होते हैं तब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की परीक्षा कर रहे होते हैं। आपको आवाज मिल रही है निकिता मेरी? हाँ जी। तो उस दौरान जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तब क्या दिमाग में होता है, किस तरह से फिर आप उसको पॉजिटिव माहौल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है? जैसा मैंने बताया, मेरे साथ 12वीं में भी हुआ था। 12th बोर्ड होता है और मेरा हमेशा से एकेडमिक अच्छा रहा था, तो मेरे लिए बहुत दुख की बात हुई थी और वो एक जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत मुश्किल भरा रहा। लेकिन मेरे टीचर थे तिवारी सर, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि ये मतलब बड़ी बात होती है किसी भी बेटी के लिए जिनके पिता नहीं रहते और फिर 12वीं की परीक्षा दे रही है, लेकिन फिर भी मैंने अव्वल आई थी मैं 12वीं में भी। तो वो तिवारी सर का बहुत बड़ा रोल रहा था मेरे जीवन में। और अभी भी जब ऐसे बहुत सारे टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि नहीं यार ये फील्ड नहीं है शायद हमारे लिए, लेकिन अभी भी मेरे गुरु हैं आशु सर, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। वो पढ़ाते कम हैं, मोटिवेट ज्यादा करते हैं, इस वजह से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनका मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा काम आता है और जब मम्मी का चेहरा देखते हैं तो अपने आप मोटिवेशन आ ही जाता है कि नहीं, इस चेहरे पे एक मुस्कान लानी है, गर्व लाना है, उसके लिए पढ़ना है तुम्हें। तो मेरे लिए मोटिवेशन के 2 ही सोर्स हैं अभी, वो है मेरी मम्मी और आशु सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है तो वाकई एक सपोर्ट के तौर पर ये काम करता है। तन्मय, सवाल ये है, इससे अच्छा मैंने निखरना बेहतर समझा और वो निखरी भी और अफसर बिटिया भी बनी। तो क्या निकिता, जो क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, कभी कभी वो ही आपको गलत दिशा दे देता है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे या फिर सारे फ्रेंड्स ने आपको मोटिवेट किया? ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, एसजीएस ITS से बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ मैं। तो इंजीनियरिंग का माहौल भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे दोस्त चुन रहे हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो आज फॉरेन में भी है और कई सारे दोस्त हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैंने उनसे क्या सीखा और क्या सिखाया है उन्हें। तो दोस्तों, अभी भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं, उनमें मेरे कई सारे दोस्त हैं जो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं आगे कि मैं कर सकती हूँ और मैं आगे कुछ अचीव कर सकती हूँ। तो ये कम्प्लीटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू चूज योर फ्रेंड्स। बिल्कुल। संघप्रिया, आपके पास कल हम सब्जेक्ट्स को लेकर नहीं जाएंगे, किस सब्जेक्ट में कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, उसको कैसे पार किया जा सकता है, क्योंकि आपने सफलता हासिल की है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं समाज के लिए कि आपको देखकर अब आपके जो मान लीजिए आपके फ्रेंड्स भी हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, अगर आप सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टीज की बात करें तो हो सकता है कि किसी को हिस्ट्री पसंद हो और किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं हो, तो हिस्ट्री उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर जो डिफिकल्ट है आ भी रहा है तो बस एक ही है कि आप उसे बार बार पढ़ें। मतलब मेरा ये एजेंडा होता था कि जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती थी वो मेरी स्टडी टेबल की दीवार के ऊपर स्टिकी नोट्स लगाकर, मेरी वाटर बॉटल के ऊपर, मेरे फ़ोन के ऊपर, और ऐसे मैंने स्टिकी नोट्स लगा कर सारी चीज़ें याद की थी। क्योंकि जब हम चीज़ें बार बार हमारे आंखों के सामने आती तो वो अपने आप हमारे दिमाग में भी बैठ जाती है। और रही बात आजकल के युवा वर्ग की, तो बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का माहौल है, दौर चल रहा है। तो बस एक संदेश है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना होइए, बस एक फोकस करिए, एक एग्जाम को करिए, उसके पीछे 1 साल 1.5 साल जितना भी आप चाहें आप उतना मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ में पढ़िए। और क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का काम ही होता है सिर्फ पढ़ना, तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और ईमानदारी से अगर जब आप काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल निकिता, तन्मय और संघप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम बात कर रहे हैं उन 4 अभ्यर्थियों से, 3 अभ्यर्थियों से जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, क्या कुछ संघर्ष उन्होंने किया है इस सफलता को पाने में। तो आज हम बात कर रहे हैं उन 3 अभ्यर्थियों से जिन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है और जिन्हें डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। लगातार
हम तीनों से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं कि आखिर कैसे उन्होंने पढ़ाई करके अपने दम पर इस मुकाम तक वो पहुंचे, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी फैमिली ने भी उनको लगातार सपोर्ट किया है। ग्वालियर से हमारे साथ संघप्रिय गौतम लगातार जुड़ी हुई हैं, भोपाल से तन्मय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही इंदौर से निकिता राधा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार हम अपने नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और आप जान सकते हैं कि कैसे इन तीनों ने अपनी सफलता को रचा है, अपनी सफलता हासिल की है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मयूरी हैं इंदौर से। मयूरी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका मयूरी? मयूरी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, हेलो। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल निकिता जी से है। हाँ जी मैम, जैसे लड़कियों को बहुत दिक्कतें होती हैं पढ़ाई के लिए, तो क्या करना चाहिए? मतलब ठीक है, इनका सवाल ये है कि निकिता, मयूरी जी ये पूछना चाहती हैं कि उनके साथ डिफिकल्टीज भी बहुत सारी आती हैं। लड़कियों को कभी कभी बाहर कोचिंग सेंटर भेजने में भी शायद डर रहता है एक, तो इससे कैसे पार पाया जाए, किस तरह से इसको कोप अप कर सकते हैं हम? सबसे पहली बात तो मयूरी जी, आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप एक लड़की हैं और बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं। आप एक इंसान हैं, इसलिए आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं। पहली बात, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि लड़का या लड़की कुछ होता है या लड़कियों को अलग से। मुझसे कई बार अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आपको लड़की होने के साथ में या महिला होने के बाद में आपको कैसे डिफिकल्टीज आएंगी। तो मैं बस यही जवाब देती हूँ कि महिला हूँ इसलिए डिफिकल्टीज नहीं आएगी, डिप्टी कलेक्टर के पद पर हूँ इसलिए जरूर डिफिकल्टीज आएंगी, और वही डिफिकल्टीज होंगी जो एक लड़के को भी होती है। तो बिल्कुल आप अपने, सबसे पहले तो अपने माता पिता और जो परिवारजन है, जो दोस्त हैं, उन्हें विश्वास में लीजिए कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ये सिर्फ लड़की होने के लिए नहीं, लेकिन आप अगर स्टूडेंट है तो उन सबके लिए है कि आप उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और जब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा, वो आप पर फेथ नहीं करेंगे, वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मुश्किलें आएंगी। लेकिन आप ये पहले बात तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लड़की है इसलिए आपको डिफिकल्टी। निकिता, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि लड़कियों को लेट डाउन किया जाता है, हर जगह नहीं, क्योंकि आजकल जिस तरह से सरकार भी योजनाएं बना रही है और जागरूकता अभियान भी कई एनजीओ की तरफ से भी चलाया जाता है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, और ये प्रूव भी संघप्रिय ने भी किया, आपने भी किया, और लगातार कई लड़कियां प्रूव करती हैं। जब हम 10th या 12th के रिजल्ट उठाकर देखते हैं तो उसमें आजकल ज्यादातर जो संख्या होती है टॉप करने वाली लड़कियों की होती है, और वो बहुत अच्छी गौरव वाली बात है। तो क्या जो लेट डाउन कर देते हैं लड़कियों को, जो मोटिवेट नहीं करते, उन लड़कियों के लिए आप क्या सीख देना चाहती हैं? उन लड़कियों के लिए बस एक सीख देना चाहूंगी कि आप इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कई बार मुझे भी बोला जाता था कि अरे ठीक है तुम काम कर लो, घर का काम करना नहीं आता, ये करना नहीं आता। तो नहीं आता, लड़कों को भी कहाँ आता है, चाय बनानी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बात खत्म हो गई। तो ये मत सोचिए कि आप लड़की हैं इसलिए आपको लेट डाउन किया जा रहा है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि आप खुद को ये मत समझिए कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे लेट डाउन किया जा रहा है। आप वो शायद आपकी जगह लड़का होता तो शायद उसे भी करते, कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी होगी इसलिए आपको लेट डाउन किया जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से, पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को थोड़ा सा और बहादुर बनाइए, क्योंकि जब हमारे पीछे सपोर्ट सिस्टम होता है, जब हमारी बैकबोन सही होती है तो हम सीधे बैठ पाते हैं। ये आप समझ पा रही हैं। तो इसी तरह हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारी बैकबोन होते हैं। तो उनसे ये कहूंगी कि आप उन्हें थोड़ा सा, लड़कियों को थोड़ा सा और ज्यादा, इसलिए नहीं कि वो लड़कियां हैं, बट इसलिए कि आप उन्हें ये बताइए कि शायद बिल्कुल, बहुत अच्छी बात निकिता आपने कही है कि जब एक बैकबोन पूरे शरीर को खड़ा करने में, बैठने में सहारा देती है, तो उसी तरह हमारे परिवार भी हमको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक सहारा बन सकते हैं, और वाकई बनते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स ने आप लोग को सपोर्ट किया और आपने बड़ी सफलता हासिल की है। हमारा भरोसा होना चाहिए और जो आप कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से भी करें। शैलेश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इंदौर से हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, बताइए। मैम, मेरा सवाल निकिता मैडम से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी सारी कोचिंग से तो फिर कहाँ पर, किस मार्गदर्शन में हमें काम करना चाहिए, जैसा आप उन्होंने तैयारी करी है? निकिता, सवाल दोहराएंगे, माफ कीजिए। बिल्कुल निकिता, मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग क्लासेस आजकल होती हैं। शैलेश जी का कहना यह है कि किस तरह से हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए, किस ओर हम जाएं, किस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें और कैसे सफलता हासिल करें, उनका ये सवाल है।
अगर कोचिंग सेंटर चुनने की बात है तो आप सबसे पहले तो ये सोचकर जाइए कोचिंग में कि कोई भी कोचिंग आपको पास नहीं करवाएगी, पास आप खुद करवाएंगे। कोचिंग का सिर्फ एक गाइडेंस होता है। अगर आप किसी को टीचर मान सकते हैं तो एक ही टीचर रखिए, क्योंकि कई सारे अगर हमारे गुरु हो जाएंगे तो उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी और फिर हम कंफ्यूज होंगे कि हम इनकी बात माने या इनकी बात माने। तो अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कोचिंग आपको पास नहीं करवाती, आप खुद पास होते हैं, आपकी खुद की मेहनत होती है। वहां से जो गाइडेंस मिलता है वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और कोचिंग ऐसी चुनिएगा जहां पर आप खुद को निखारने में आप सहज महसूस करें, क्योंकि कई सारे होते हैं जो 150-150 बच्चों की बैचेस होती है लेकिन वो टीचर्स आप पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं सबको सजेशन देती हूँ कि कम से कम ऐसी कोचिंग जाइए या जहां पर बच्चे कम हो, जहां पर टीचर आप पर पर्सनली ध्यान दे पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो 150 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं या हम निखर नहीं पाते हैं संकोच भी होता है कभी कभी हमको, इतने सारे बच्चों के बीच में अगर आप कोई सवाल पूछते हैं कभी आप संकोच में रह जाते हैं और वो सवाल आपका क्लियर नहीं हो पाता। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, जुबैदा इनका नाम है। कहाँ से बोल रही हैं जुबैदा जी आप? मैम मैं मऊ से बोल रही हूँ जी। सवाल किससे है, क्या सवाल है आपका? जैसे निकिता मैम ने अभी बताया कि कोचिंग किस तरह से सजेस्ट करनी चाहिए, तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए किस एकेडमी को प्रेफर कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो मैं उसे गाइडेंस चाहती हूँ कि कोई ऐसी एकेडमी है जिसमें बिल्कुल भी मैं भरोसा करके उसको ज्वाइन कर सकती हूँ। निकिता जुबैदा, अगर आप इंदौर में हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी जहां से मैंने पढ़ाई की है, द समाधान एकेडमी। आपकी मर्जी, आप जहां भी जाएं, लेकिन डेमो लेना मत भूलिएगा कहीं पर भी। और कई बार होता है कि पहले फीस ले ली जाती है, उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये टीचर्स हैं, वो टीचर्स हैं। तो मैं द समाधान एकेडमी आपको प्रेफर करूंगी। अगर आप इंदौर में हैं, आप वहाँ एक बार जाकर देखिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा, मैं फिर से ये दोहराऊंगी बात कि एक ऐसा टीचर चुनो जो आपको मोटिवेट कर सके। जैसे कि मेरे आशु सर हैं, वो समाधान एकेडमी के डायरेक्टर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वही स्कूल। बिल्कुल सर। और ये कॉन्फिडेंस दिखता है, कॉन्फिडेंस जब जो वहां पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यूअर होता है वो भी आपका कॉन्फिडेंस को भांपता है। निकिता जी, हालांकि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आपका कॉन्फिडेंस वाकई बहुत अच्छा है और शायद इसी कॉन्फिडेंस के चलते आपको एक मुकाम हासिल ये हो सका है।